बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे, जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना, जवाब मांगा जाएगा। यह एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि न सिर्फ इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, बल्कि टैलेंटेड इंडिया को सब्सक्राइब करें और हां, उस बेल आइकन को जरूर दबाएं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मगर आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं ना, मेरा दिल दुख रहा है। खबर आप जानते हैं क्या है? खबर यह है कि नेपाली संसद ने जिन 3 क्षेत्रों को भारत अपनी जमीन का हिस्सा मानता है, उसे आधिकारिक तौर पर अपने राजनीतिक मानचित्र का हिस्सा मान लिया है। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी, ये तमाम हिस्से आधिकारिक तौर पर अब नेपाल का हिस्सा हो गए हैं। 70 साल से हम जिस चीज की कल्पना नहीं कर सकते, वो चीज हो गई है नेपाल में। कम से कम 15 स्थानों पर नेपाल ने अपनी पुलिस को तैनात कर दिया है। वो नेपाल जिस पर हमारी गोरखा रेजिमेंट आधारित थी, वो नेपाल जिसके कई नागरिक इस वक्त भारत में नौकरी कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो नेपाल आज की तारीख में भारत को आंख दिखा रहा है। 2013 में तो हमने लाल आंख दिखाने की बात की थी ना, आज नेपाल हमको आंख दिखा रहा है। बहुत आसान है इसके लिए नेपाल पर इसका दोष मढ़ना, बहुत आसान है। मैं भी उन न्यूज चैनल्स की तरह से कह सकता हूं कि नेपाल पर हमला कर दो। मैं भी उन न्यूज चैनल्स की तरह आपके सामने एक प्रोग्राम पेश कर सकता हूं जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि देखिए साहब, भारत की सेना की ये ताकत है और नेपाल की सेना की ये ताकत है। मगर आप ये नहीं देख रहे हैं कि साल 2015 को जब आपने नेपाल के सामने इकोनॉमिक ब्लॉकेड यानी आर्थिक गतिरोध के तहत उसे बांध दिया था, उसके बाद से लगातार नेपाल जो है वो चीन की गोद में जाकर बैठ गया था। वो नेपाल जो कि एक हिंदू बाहुल देश है, हिंदू बाहुल देश, भारत के अलावा एकमात्र ऐसा देश जहां की अधिकतर आबादी हिंदू है। आज वो नेपाल चीन की गोद में जा बैठा है। इसके लिए बताइए ना, मैं किससे सवाल करूं? क्या यह सवाल इस सरकार से नहीं किया जाना बाकी है? क्या यह सवाल इस सरकार से नहीं किया जाना चाहिए कि आखिर नेपाल क्यों चीन की गोद में जा बैठा, अगर यह हकीकत है तो? ऐसा तनाव तो पहले कभी नहीं हुआ ना, ऐसी दिक्कत तो पहले कभी सामने नहीं उभर कर आई, मगर इस वक्त ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कभी आपने यह सवाल किया है? देखिए, अब तक क्या हो रहा था कि इस देश की सियासत, इस देश की कूटनीति को एक उग्रवादी छवि के आसपास गूंधा जा रहा था, रचा जा रहा था। आज हकीकत हमारे सामने है। आज हम सबको यह सवाल पूछना है कि आखिर क्या वजह है कि भारत और उसके जो पूरे नेबरहुड है, उसका जो पूरे पड़ोसी देश है, उसमें भारत अकेला पड़ता जा रहा है। आखिर हम में क्या कमी रह गई है? बहुत आसान है पड़ोसी देशों पर इसका दोष मढ़ना, वो तो तमाम न्यूज चैनल्स कर ही रहे हैं। मगर मैं आपको दिग्भ्रमित नहीं करने वाला हूं, मैं आपको गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो चीज 70 सालों में नहीं हुई, वो अब जाकर हो रही है। नेपाल पुलिस फायरिंग करती है जिसमें हमारा एक नागरिक मारा जाता है, और अगले ही दिन वो लोग, यानी कि आज शनिवार को, वो लोग अपनी संसद में उस मानचित्र को पारित कर देते हैं जिसमें भारतीय जमीन के उन हिस्सों को अब नेपाल की जमीन का हिस्सा बताया जा रहा है। भारत ने इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, दिस आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ क्लेम्स इज नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट और एविडेंस एंड इज नॉट टेनेबल. It is also violative of our current understanding to hold talks on outstanding boundary issues. यानी कि भारत ने अपनी तरफ से कड़े शब्दों की आलोचना की है। क्या भारत और नेपाल के बीच में तनाव चरम पर बढ़ जाएगा? 2013 में हमसे वादा किया गया था कि चीन को लाल आंख दिखाइए। आज की तारीख में चीन में क्या हो रहा है कि आपने सवाल पूछा है? इन चेहरों को देखिए, कर्नल अजय शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग, जनरल हुडा,
जनरल हुडा तो हमारे हीरो हैं सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। आज ये तमाम चेहरे चीख चीख कर कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, मगर क्या इस देश में कोई प्रतिक्रिया हुई है? नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि न्यूज चैनल्स लगातार इसका दोष जो है कांग्रेस पर मढ़ रहे हैं। जब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ये सवाल उठाते हैं तो उनको देशद्रोही बताया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि राहुल गांधी जो हैं या कांग्रेस जो है वो चीन परस्त है। अगर चीन मेरी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है और अगर मैं वो मुद्दा उठाता हूं, अगर मैं सरकार पर यह दबाव बनाता हूं, तो क्या मैं चीन परस्त हो जाता हूं? यह कैसा लॉजिक है भाई? क्या इन न्यूज चैनल्स को शर्म आती है? अरे न्यूज चैनल्स को भूल जाओ, ये तो बिक गए हैं 12 के भाव में। क्या तुम्हारे अंदर यह सवाल नहीं उठता? क्या तुम्हारे अंदर सवाल नहीं उठता कि एक चाइनीज आर्मी 1962 के बाद हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए बैठे और इतने लंबे अरसे तक, मैं स्पष्ट कर दूं 2017 में भी चीन हमारी जमीन पर आई थी, मगर 10-12 दिनों के बाद वो हट गई। मगर अब क्या हो रहा है मुझे बताइए ना, अब क्या हो रहा है? सबसे हैरत की बात यह है कि आज की तारीख में जो भी इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है उसे आप देशद्रोही करार दे रहे हैं। मगर दिलचस्प बात क्या है, जिन चेहरों का मैंने जिक्र किया, कर्नल अजय शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग, जनरल हुडा, ये तमाम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं आपके सामने। अगर ये लोग गलत कह रहे होते, ये लोग क्या कह रहे हैं कि फिंगर 4 तक चाइना पहुंच चुका है, वहां पर उसने स्थायी बंकर बना लिए, टेंट बना लिए, वहां तक उसकी आर्टिलरी, तमाम चीजें पहुंच गई हैं। जबकि चाइना को कहां तक रहना चाहिए था? फिंगर 8 तक। अब मैं आपको बता दूं फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में फासला कितना है? 8 किलोमीटर का। यानी कि हमारी जमीन के 8 किलोमीटर पर चाइना ने प्रवेश कर दिया है। यह उस सरकार के राज में हो रहा है जिसने अपनी पूरी सियासत को उग्र राष्ट्रवाद के आधार पर गूंधा। जी हां, मैं नहीं भूला हूं जब उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और जब एक मुख्यमंत्री ने सवाल किया था कि मोदी जी, पाकिस्तान लगातार सवाल कर रहा है, क्या आप प्रमाण पेश कर सकते हैं? तब अरविंद केजरीवाल, इस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही करार दे दिया गया था। यह कहा गया था कि नहीं साहब, इस पे प्रमाण नहीं मांगा जा सकता। फिर पुलवामा पर हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, भारत बालाकोट में हमला करता है। मैंने खुद उसकी तारीफ की थी। मैंने कहा था कि अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है कि भारत की एयरफोर्स ने जमीन को क्रॉस करके बालाकोट में हमला किया। मगर उस वक्त वो तमाम शहीदों के परिवार लगातार कह रहे थे कि हमें पाकिस्तानियों की लाशें बताओ। इस बार सवाल अरविंद केजरीवाल या कोई और नहीं उठा रहा था, उन शहीदों के परिवार उठा रहे थे। मगर इन न्यूज चैनल्स ने क्या किया? इन न्यूज चैनल्स में किसी ने भी यह सवाल नहीं उठाया कि आखिर हमारे वो 40 जवान क्यों शहीद हुए। सब बालाकोट एयर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मोदी जी की वाहवाही करते रहे, भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही कही, और नतीजा क्या हुआ? 300 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीतकर आ जाती है। यकीन मानिए, अगर पुलवामा ना हुआ होता तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिलती। और भारतीय जनता पार्टी ने बेशर्मी से पुलवामा शहीद प्रकरण का इस्तेमाल किया। आप भूल गए चुनाव आयोग ने जब कहा था, क्या कहा था चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने यह कहा था कि आप पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उसका राजनीतिक इस्तेमाल ना करें। मगर आप भूल गए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? यह आपको याद दिला दूं। प्रधानमंत्री ने कहा था, क्या मैं जनता से यह उम्मीद कर सकता हूं कि पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए उस पर आपका वोट मिल सकता है क्या? ये शब्द थे प्रधानमंत्री के। खुलेआम पुलवामा की शहादत पर वोट मांगा गया, उस पर सब खामोश थे, वोट भी दे दिया गया। मगर किसी ने नहीं पूछा कि हमारे जो 40 जवान शहीद हुए थे उसको लेकर लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही थी, मगर उस पर हमने सवाल नहीं किया। आप भूल गए वो बात? जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले
वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं आपको बता दूं कि कई पत्रकार डिजिटल मीडिया में, शायद मैं उन गिने चुने लोगों में से हूं जिन्होंने आपके सामने अजय शुक्ला की रिपोर्ट के आधार पर, जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, अजय शुक्ला की रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपके सामने ब्यौरा प्रस्तुत किया था कि किस तरह से चीन ने 8 किलोमीटर को पार कर लिया है, भारतीय जमीन में 8 किलोमीटर में प्रवेश कर लिया है और उन्होंने फिंगर 4 तक कब्जा कर लिया है। और मेरी बुनियाद सिर्फ अजय शुक्ला की रिपोर्ट नहीं थी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता कोंजुक स्टांजिन, ये शख्स जो आपके स्क्रीन पर है, इनसे बात की थी और उनसे पूछा था। कोंजुक स्टांजिन ने मुझे साफ तौर पर कहा था कि चीन हमारी जमीन में पहुंच गया है। कितने अंदर पहुंच गया है मैं नहीं जानता हूं, मगर फिंगर 4 तक पहुंच गया है। पूछिए आप इन सामरिक विशेषज्ञों से कि फिंगर 4 किसकी जमीन में है, भारतीय जमीन में और चीन की जमीन में। आज दिल दुखी है दोस्तों, क्योंकि ये तमाम चीजें हो रही हैं मगर किसी तरह का कोई आक्रोश नहीं है। हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब जो देश के साथ गद्दारी करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आज से करीब 1 साल पहले, फरवरी की बात है, जब पुलवामा का हमला हुआ था, तब मैं उन पत्रकारों में से था जिन्होंने सवाल उठाया था कि किस तरह से यह हमला हुआ, जबकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लगातार आ रही थी कि पुलवामा में हमला हो सकता है। मगर चूंकि मेरा यह गुनाह था कि मैंने वो सवाल उठाया था, मेरे टेलीफोन नंबर को पूरे देश में सार्वजनिक कर दिया, यह कहते हुए कि यह देश का गद्दार है। 60 घंटे तक मेरा फोन बजता रहा। मुझे गालियां दी जाती रही, मेरे परिवार के सदस्यों को गाली दी जाती रही, मेरी मां को, मेरी बहन को, मेरी पत्नी को गाली दी जाती रही, मेरी बेटी को गाली दी जाती रही। और ये जो 2 कौड़ी के आईटी सेल के गुर्गे हैं ना, ये सब इसके पीछे थे। मैं जानता हूं वो कौन सा पांडे था जो उसके पीछे था। ये लोग लगातार मेरी फैमिली को टारगेट करते रहे और मैंने एक साधारण सा सवाल किया था कि मेरे जवान क्यों मारे गए इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने के बावजूद। क्या आपको अंदाजा है कि आप अंदर से कितने खोखले हो चुके हैं? आपके देश के सामने कोरोना संकट लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। हमने यूनाइटेड किंगडम को पार कर लिया है। आज की तारीख में जो कोरोना केसेस हैं, ये तस्वीर बता रही है, ये इसका प्रमाण है। हमारी सरकार राज्यों के बीच में तालमेल जो बिठाना चाहिए बिल्कुल नहीं बिठा रही है। यह आपका फर्ज बनता है भाई। आप केंद्र सरकार में, आप अलग अलग राज्यों में जो अफरा तफरी है, दिल्ली में अफरा तफरी है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है, महाराष्ट्र में अफरा तफरी है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है, गुजरात में अफरा तफरी है, मध्य प्रदेश में अफरा तफरी है, तमिलनाडु में अफरा तफरी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं केंद्र सरकार कर क्या रही है? केंद्र सरकार का क्या फर्ज होना चाहिए? केंद्र सरकार का यह फर्ज होना चाहिए कि इन तमाम राज्यों को एक साथ लाए, एक मंच पर लाए और एक रणनीति बनाए। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है और यह मेरी दिमाग की कल्पना नहीं है, आप जानते हैं। तस्वीर देखिए, बिहार को लेकर अमित शाह वर्चुअल चुनावी रैली कर चुके हैं, राजनाथ सिंह महाराष्ट्र में वर्चुअल चुनावी रैली कर चुके हैं, अमित शाह उन्होंने उड़ीसा और फिर बाद में पश्चिम बंगाल में वर्चुअल चुनावी रैली की है। यह वीडियो देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो घर घर जा रहे थे लोगों को बताने के लिए कि हमने 1 साल में क्या किया है। आपके सामने कोरोना संकट लगातार बढ़ रहा है भाई, और आप घर घर जाके लोगों को यह बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने कितना महान काम किया है। कुछ हफ्तों में दुनिया में हमारी हालत कोरोना को लेकर बद से बदतर हो जाएगी, मगर इस सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है। कुछ
दिनों में चीन का जो कब्जा है भारतीय जमीन पर वो पुख्ता हो जाएगा। चीन हमेशा के लिए अपने वहां डेरे डाल देगा। मगर ये जो दो कौड़ी का मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसकी तरफ से कोई सवाल नहीं है सरकार से। उल्टा वो कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। मैंने देखा एक न्यूज चैनल जो है वो अजय शुक्ला पर हमला कर रहा है। वो पत्रकार या वो कर्नल जिसने ये बताने का प्रयास किया था कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। क्या आप जानते हैं टाइम्स नाउ नाम के चैनल ने कर्नल अजय शुक्ला पर हमला करना शुरू कर दिया कि ये गांधी परिवार का पिछलग्गू है, इसलिए ये तमाम बातें कर रहा है। आप और हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं भाई? आप और हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं? किस तरह के भारत का हम लोग सृजन कर रहे हैं? देखिए, बहुत आसान है हकीकत से खुद को जुदा करके किसी काल्पनिक दुनिया में रहना, मगर उससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। आपने सोचा है हमारी अपनी जमीन पर चीन का कब्जा स्थायी हो जाए और इस पर कोई बवाल ना हो? 2014 से पहले जब प्रेस को लेकर, प्रेस की कुछ आजादी थी, उस वक्त क्या आप कल्पना कर सकते थे कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठे रहे? तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तेवर आपको याद थे। आज क्या हो रहा है मुझे बताइए ना। वाकई दुख होता है दोस्तों। चीन और नेपाल, ये दोनों दोहरी चुनौतियां सब भारत के सामने हैं और हम खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। मोदी जी पूरी तरह से खामोश है। मोदी जी ना चीन पे कुछ कह रहे हैं, ना नेपाल पे कुछ कह रहे हैं। और 12 मई के बाद मोदी जी ने राष्ट्र के नाम एक भी संदेश नहीं दिया कोरोना को लेकर। यह आपको अटपटी नहीं लगती? या इसके लिए भी आप दोष मुझको देंगे क्योंकि यह मुद्दा मैं आपके सामने उठा रहा हूं? बोलिए। शायद मैं ही गलत हूं, या शायद आपकी सोच ही सही है, वो सोच जो अपने सरकार से सवाल नहीं करती। शायद मैं ही गलत हूं। इस देश में सवाल पूछना एक गुनाह हो गया है। 67 साल के विनोद दुआ पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है देशद्रोह की। आपने विनोद दुआ को सुना होगा। उनसे ज्यादा सरल, सौम्य अंदाज में कोई अपनी बातें पेश नहीं करता है। विनोद दुआ पे देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया। बात यहीं नहीं रुकती है। एक 67 साल का बुजुर्ग, उसे आप ले जाने आ जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप 24 घंटे में कुमारसेन पहुंच जाइए। कहां? हिमाचल प्रदेश कुमारसेन, जो दिल्ली से 15 घंटे है। 67 साल का शख्स शारीरिक तौर पर पूरी तरह से सही नहीं होगा, मगर आप उसको कहां बुलाते हैं? हिमाचल प्रदेश बुलाते हैं। और जबकि आप जानते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति को कोरोना काल में बाहर निकलने को लेकर सरकार की तरफ से साफ तौर पर दिशा निर्देश है कि बुजुर्ग लोग बाहर ना निकलें। मगर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की शिकायत पर पहली बात आप देशद्रोह दर्ज कर देते हैं, फिर आपकी पुलिस विनोद दुआ के घर पहुंच जाती है यह कहने के लिए कि आप पहुंचिए। आपको अंदाजा है कि इस देश के नियम कानून की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ना आपको होने वाला है। मगर क्या करें दोस्तों, इस शो का नाम है जवाब मांगा जाएगा। जवाब तो मांगा जाएगा दोस्तों। नमस्ते। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।